गांव के बीचों बीच जब भयंकर बारिश आई और नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा तो छोटे से सुरेश की दुनिया अचानक धुंध में खो गई। उसकी छोटी सी झोपड़ी जिसमें वो अकेले रहता था पानी में डूबने लगी। वो बेसहारा लड़का जिसने बचपन में ही माँ बाप को खो दिया था अब पूरी तरह अकेला रह गया था। तभी गांव के जमींदार धनीराम की नजर उस गरीब बच्चे पर पड़ी। धनीराम का दिल बहुत बड़ा था। उसने सुरेश की हालत देख उसे अपने यहां काम पर रख लिया और रहने के लिए एक झोपड़ी भी दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब सुरेश बड़ा हो चुका था और आज भी वो जमींदार के यहां काम करता था। जमींदार उस पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन जमींदार सुरेश से कहता है, सुरेश बेटे, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हें आराम हो जाएगा और तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। सुरेश कहने लगा, सेठ जी, आपके सिवाय मेरा है ही कौन? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता। जमींदार ने कहा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की देख दूं? सुरेश बोला, सेठ जी, आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आप मेरे पिता समान हो। जमींदार ने कहा, ठीक है सुरेश, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की है और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता मत करना, वो जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। सुरेश बोला, जी मालिक जैसे आपको ठीक लगे। इधर धनीराम का एक बेटा भी था जो ये सारी बातें सुन लेता है और गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या जरूरत है सुरेश की शादी का खर्चा उठाने की? ये मत भूलिए कि वो हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है, ऐसे तो वो सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसे देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वो हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है? इस पर जमींदार कहने लगा, राकेश बेटा, वो मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। ये मेरी संपत्ति है, मैं जो चाहूं वो करूंगा और तुम मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। राकेश बोला, पिताजी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वो फटीचर सुरेश नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाएं। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। जमींदार ने कहा, बेटा तुम अपने और पराये की बात तो करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब सुरेश ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसी की वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे और यहां आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहां से। राकेश बोला, पिताजी लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसीलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी सठिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा देंगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जमींदार ने कहा, बेटा राकेश, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर दिखाओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान ने मुझे सुरेश जैसा बेटा दिया होता। ये सुनकर राकेश वहां से गुस्से में चला जाता है। थोड़े समय बाद धनीराम सुरेश की शादी करवा देता है। सुरेश की जिंदगी अब और बेहतर हो जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सचमुच सीमा, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है।
अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था। खाना पकाना, कपड़े धोना, अब सब कुछ तुम संभाल लेती हो। और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं। ये बात तुम भी हमेशा याद रखना। मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। सीमा बोली, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धनीराम चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राकेश धनीराम से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। धनीराम ने पूछा, बेटा तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? राकेश ने कहा, वो मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। धनीराम बोला, समझ गया, अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो। राकेश, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदतें छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बाद ही होंगे। राकेश ने कहा, पिताजी मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मैं जो मर्जी करूं। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। धनीराम बोला, बेटा अगर तुम किसी अच्छे काम के लिए पैसे मांगते तो मैं तुम्हें पैसे जरूर दे देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। राकेश बोला, पिताजी उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। यह आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। धनीराम ने कहा, बेटा बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड़ प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहां से। राकेश गुस्से में वहां से चला जाता है। सुरेश धनीराम को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हो। धनीराम बोला, क्या बताओ बेटे? राकेश ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। सुरेश बोला, मालिक आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझाइए, वे समझ जाएंगे। वे दिल के बुरे नहीं हैं। धनीराम ने कहा, सुरेश बेटे तुम नहीं जानते, अब बात हाथ से निकल चुकी है। अब मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर राकेश बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, मैं भी देखता हूं कि मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। उधर सुरेश खाना खाने के बाद खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। अगले दिन सेठ जी की तिजोरी से 10,000 रुपए चोरी हो जाते हैं। धनीराम अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन उन पैसों का कुछ पता नहीं चलता। तभी राकेश वहां पर आकर बोलता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है? तभी सेठ का एक नौकर बताता है कि मालिक की तिजोरी से 10 रुपए चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। राकेश बोला, अच्छा तो ये बात है। चोर और कौन होगा? सुरेश ही होगा। जरूर सुरेश ने ही पैसे निकाले हैं। सेठ धनीराम कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? राकेश, मुझे सुरेश पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। राकेश बोला, पिताजी उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। आप उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था। तभी सुरेश वहां पर आ जाता है और पूछता है, क्या बात हो गई मालिक, कुछ हुआ है क्या? राकेश कहता है, सुरेश एक तो तुमने चोरी की है और ऊपर से कहते हो क्या हुआ है? तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ये सुनकर सुरेश कहता है, मालिक ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
चोरी और मैं राम राम। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता मालिक। राकेश बोला, ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुमने ही की है। सच सच बताओ वो पैसे कहाँ हैं? मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने उनके एहसान का ये सिला दिया। सुरेश को ये सुनकर बहुत दुख पहुंचता है, फिर रोने लगता है। सेठ धनीराम कहता है, बेटा राकेश, मुझे सुरेश पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है। सुरेश ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। सुरेश भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वो तुमसे कई गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। राकेश बोला, पिताजी, आप एक मामूली से नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हो। ये सुरेश एक नंबर का धोखेबाज है और चोर है। इसने ही चोरी की है। मैं तो कहता हूं इसके घर की तलाशी लीजिए। जरूर इसने पैसे वहीं छुपाए होंगे। सेठ ने कहा, राकेश, तुम सुरेश पर झूठा आरोप लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं की है, बल्कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने ही की होगी। राकेश बोला, पिताजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको इस नौकर पर भरोसा है पर अपने बेटे पर नहीं। सेठ ने कहा, राकेश, मैं सबके सामने कहता हूं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। राकेश बोला, अच्छा ठीक है पिताजी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कमरे की तलाशी के बाद आपको सुरेश के घर की भी तलाशी लेनी होगी। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्या था? राकेश के कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके कमरे में वो पैसे नहीं मिलते। फिर सुरेश के घर की तलाशी ली जाती है और सुरेश के घर में वो पैसे मिल जाते हैं। ये देखकर सुरेश को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि आखिर उसके घर में पैसे आए कहां से। ये सब देखकर धनीराम को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। सुरेश कहता है, नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। राकेश कहता है, चुप कर धोखेबाज। आज तेरी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वो तुम पर कितना भरोसा करते थे और आज तुमने उनका भरोसा तोड़ दिया। पिताजी, मैं तो कहता हूं इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर दो। सुरेश बोला, नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। कुछ बोलिए मालिक, ऐसे चुप मत रहिए। राकेश ने कहा, पिताजी, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। सेठ ने कहा, नहीं राकेश, इसकी जरूरत नहीं है, चलो यहां से। राकेश बोला, लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसको सजा तो मिलनी चाहिए। सेठ ने कहा, मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे पुलिस को। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी, चलो यहां से। तभी सुरेश कहने लगा, ऐसे मत जाइए मालिक, कुछ तो बोलिए। राकेश कहता है, खबरदार, जो आज के बाद मेरे पिताजी के पास आने की कोशिश भी करे, आज के बाद अगर हमारे घर के आसपास भी दिखे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शुक्र मनाओ, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। पिताजी ने तुम पर और एहसान कर दिया है, नहीं तो आज तुम जेल में होते। सुरेश धनीराम को मनाने की बहुत कोशिश करता है, रोने लगता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। सेठ धनीराम वहां से चला जाता है। सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, सीमा, मैंने आज अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वो तो अंदर से पूरे टूट चुके होंगे। सीमा बोली, लेकिन आपकी तो कोई गलती नहीं है, और ये पैसे हमारे घर पर कब आए? किसने रखे? ये जरूर किसी का षड्यंत्र है आपको फंसाने के लिए। सुरेश बोला, वो सब तो मैं नहीं जानता, पर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। मैं मालिक को कैसे समझाऊं? सीमा बोली, अभी इस वक्त आप किसी से बात मत कीजिए, कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर धनीराम चाचा से बात करना। सुरेश सीमा की बात मान लेता है और सारे गांव में ये बात फैल जाती है कि सुरेश ने धनीराम के घर से पैसे चुराए हैं। सारे गांव वाले सुरेश को देखकर बातें बनाने लगते हैं। सुरेश को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। सुरेश धनीराम की एक झलक देखने के लिए घंटों तक उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, क्योंकि उस दिन से
धनीराम ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सीमा कहती है, सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है, आप कोई काम धंधा देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा, हमें तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। सुरेश बोला, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सीमा बोली, कैसे बताती, आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो ना, ठीक से खाते हो ना सोते हो। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। सुरेश ने कहा, सीमा मैं अभी गांव में काम देख कर आता हूं, शायद किसी के पास कोई काम मिल जाए। फिर सुरेश गांव में निकल पड़ता है और एक दुकानदार से पूछता है, राम राम भैया, मैं काम की तलाश में हूं, क्या आपके यहां कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दुकानदार बोला, तू वही चोर सुरेश है ना, जिसने धनीराम के यहां चोरी की थी। मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है, क्या पता कल को तू मेरी दुकान चुरा ले, निकल जा यहां से। सुरेश को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचता है, वो वहां से चला जाता है। फिर एक दिन सुरेश सेठ प्रताप सिंह के पास जाकर काम के लिए पूछता है। सेठ मान जाता है और कहता है, ठीक है भाई, तू कल से काम पर आ जाना, वैसे भी बहुत काम पड़ा है, मुझे 3-4 लोगों की जरूरत है। सुरेश ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। तभी वहां पर सेठ की पत्नी आ जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसको काम पर रखने की, आपको पता नहीं है इसने क्या किया है, भलाई का जमाना नहीं है, आप इसको काम देकर भलाई करने जाओगे और कल को ये आपका घर साफ कर देगा। आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। धनीराम भाई की यही गलती थी, उन्होंने इस पर भरोसा करके काम पर रखा था, यहां तक कि बचपन से इसे पाला, इसकी शादी करवाई, फिर भी इसने उनके साथ बेईमानी की। अगर अब भी आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रताप सिंह ने कहा, ठीक है, भाग्यवान नहीं रखूंगा। सुरेश तुम जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। सुरेश निराश होकर वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में धनीराम उसे किसी से बात करते हुए दिखाई देता है। सुरेश धनीराम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन धनीराम उसे अनदेखा कर वहां से चला जाता है। सुरेश को बहुत बुरा लगता है, वो निराश हो जाता है और घर चला जाता है। इधर सुरेश की पत्नी सीमा को भी गांव की औरतें ताना मारती है, अरे देखो देखो, ये सुरेश की पत्नी है जिसने सेठ धनीराम के यहाँ चोरी की थी। उन औरतों की बातें सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगता है और वो घर चली आती है। घर पर सुरेश को देखकर सीमा पूछती है, क्या हुआ जी, आप तो काम देखने गए थे, मिला क्या? सुरेश बोला, नहीं, सीमा देखने तो गया था लेकिन कोई काम नहीं मिला, कल फिर जाकर देखता हूं। सीमा और सुरेश लोगों के तानों की बातें एक दूसरे से छुपाते हैं। फिर एक दिन सुरेश के घर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे सुरेश, सेठ प्रताप सिंह ने तुम्हें आज से काम पर बुलाया है, चलो जल्दी से। ये सुनकर सुरेश और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। सुरेश कहता है, सीमा मैं निकलता हूं। ये कहकर सुरेश सेठ प्रताप सिंह के पास काम करने के लिए निकल पड़ता है और दिन भर मजदूरी करने के बाद प्रताप सिंह उसे एक दिन की मजदूरी के पैसे भी दे देता है और कहता है, सुरेश कल से समय पर आया करना। सुरेश बोला, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपको नहीं पता मेरे घर की हालत बहुत खराब थी, अगर आज आप काम ना देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत आ जाती। अभी मैं चलता हूँ सेठ जी, कल आ जाऊंगा। सुरेश खुशी से अपने घर की ओर चला जाता है। इधर सेठ प्रताप सिंह धनीराम से मिलने जाता है और कहता है, धनीराम, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, सुरेश को काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। तुमने कहा इसलिए मेरी पत्नी मानी है, नहीं तो मेरी पत्नी को मनाना मुश्किल था। धनीराम बोला, शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन राकेश अपने घर में एक आदमी से बात करते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है कि उस सेठ के यहाँ सुरेश को काम मिल गया है। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराकर सुरेश के कमरे में रख दिए थे,
वैसे ही उस सेठ के यहाँ से सेठानी का हार चुरा लो और मौका मिलते ही सुरेश के घर पर जाकर रख दो। मैं भी देखता हूँ वो सेठ सुरेश को कैसे काम पर रखता है। उस सुरेश को मैं भूखे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसे पाई पाई के लिए मोहताज ना बनाया तो मेरा नाम भी राकेश नहीं। ये सारी बातें धनीराम सुन लेता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और सुरेश के लिए उसका दिल और भी तड़प उठता है। गुस्से में वो राकेश के कमरे में जाकर बोलता है, राकेश, सुरेश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम इतना गिर गए हो कि तुमने खुद के ही घर में चोरी की और इल्जाम बेचारे उस सुरेश पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उसके लिए तुम पुलिस भी बुला रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को भी बताऊंगा कि तुमने किस तरह से उसे फंसाया है। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। राकेश कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। धनीराम वहां से चला जाता है। अगले दिन धनीराम सारे गांव वालों को अपने बेटे की सच्चाई बताता है और उसके बेटे की वजह से सुरेश को जो झेलना पड़ा, उसके लिए धनीराम अपनी 10 एकड़ की जमीन सुरेश के नाम करता है ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। और उसका नौकर जो राकेश के साथ मिला हुआ था, डर के मारे सब सच बता देता है। पुलिस भी बुलाई जाती है और राकेश और उस नौकर को गिरफ्तार करके ले जाती है। इस तरह से सेठ धनीराम सुरेश की सच्चाई गांव के सभी लोगों को बताता है। अब सभी लोग ये जानकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि किस तरह से सुरेश को फंसाया गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।